निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों ने कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करें। प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करें। तो देखिए, पहले तो बचत निकाल सकते हैं। क्या क्या दिया हमें, ऑन कर दिए। क्या क्या दिया है हमें? दिया है आय का अनुपात, खर्च का या व्यय का अनुपात, और हमें दिया है बचत का अनुपात। तो हमें 3 चीज दिया है, आय का, व्यय का और बचत का। कितना कितना दिया है? 2:1, 5:3 व्यय या खर्च, और आपका जो बचत है वह है 4:1। ठीक है ना, 4:1। तो आपको दोनों का बचत मिलाकर दिया हुआ है। दोनों का बचत मिलाकर दिया है। दोनों का मिलाकर बचत जो दिया है वो दिया है 10,000। कितना दिया है? 10,000। और ऐसे अनुपातिक रूप से कितना हो रहा है? 5। 5 बराबर 10,000, इसलिए 1 बराबर 2,000। ठीक ना, इसलिए इस एक का बचत हम निकाल सकते हैं। पहले वाले का जो भी पर्सन है तो कितना हो जाएगा? 8,000। और अगले का आपका है ही, यहाँ पर ऊपर लिखा ही है 2,000। ठीक है ना। अब समीकरण बनाएंगे इससे। हम बना लेंगे जैसे आय, तो हो गया 2x, और इसका व्यय कितना है? 5, तो -5y। ये पहले वाले का हो गया बचत। आय में से व्यय क्या कर दिए? माइनस कर दिए, तो कितना हो जाएगा? 8,000। एक समीकरण ये हो गया। ऐसे इसका निकाल लेंगे, इसका आय, इसका बचत, सॉरी इसका व्यय, आय और व्यय, तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 2,000। 2,000 है ना, 2,000। दोनों समीकरण को सॉल्व का, यहाँ तक आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना, कट नहीं रहा ना? ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। x और y, x और y या x सॉल्व कर लीजिए। चाहिए क्या हमें? आय चाहिए ना हमें। हमें क्या चाहिए? आय। तो x सॉल्व कर लीजिए। x सॉल्व कर लेंगे दोनों समीकरण से। x निकालना तो y को एलिमिनेट करना है, तो एक में गुणा कर दीजिए 3 से, एक में गुणा कर दीजिए 5 से, इसमें कर दीजिए 3 से, इसमें कर दीजिए 5 से। तो समीकरण आपका हो जाएगा 6x माइनस 15y बराबर 24,000। ऐसे इसका हो जाएगा 5x माइनस 15y बराबर 10,000। घटा दीजिए, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा x बराबर 14,000। x बराबर क्या आ जाएगा? 14,000। हमें क्या चाहिए? दोनों की आय चाहिए। तो 2:1 के अनुपात में है, आय चाहिए दोनों का। तो एक का हो जाएगा 2x, एक का आप निकाल ही लिए हैं x। एक का होगा 14,000, तो पहले वाले का हो जाएगा 28,000। पहले वाले का हो जाएगा 28,000। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए 52। जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, इसमें हमें आय की जरूरत है तो आय निकालेंगे। व्यय पूछा ही नहीं है।
बे पूछा होता तो निकालते। आगे चलें। 52। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 10:6 है और उनके व्यय का अनुपात 18:10 है। यदि वे क्रमशः 5200 और 3600 बचाते हैं, उनकी आय क्या है? तो उनकी आय क्या है, मिटा दें। उनकी आय क्या है? बताइए, हो जाएगा। आय और व्यय दिया है, अनुपात किसका किसका दिया है? आय का और व्यय का। आय का अनुपात दे रखा है 10 और 6, 10 6, और व्यय का अनुपात दे रखा है 18 और 10। तो इसको छोटा कर सकते थे, ठीक है ना, छोटा भी कर सकते थे, लेकिन ठीक है जैसे लिखे वैसे लिख देते हैं। 10 और 18 और 10। तो समीकरण जब बनाएंगे तो चाहे इसको और छोटा कर लीजिए, आसान रहेगा। ये प्रॉपर रेशियो और छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:3 और ये हो जाएगा आपका 9:5। तो समीकरण बनाएंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 9y और अगला हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 5200 और 3600। 5200 और इसका है 3600। ये आय में से व्यय घटा बचत मिला, आय में से व्यय घटा बचत मिला, पहले व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का। समीकरण सॉल्व कर लेंगे। आय चाहिए कि व्यय चाहिए? आय चाहिए, इसलिए x निकालना है, y गायब करना है। तो इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, इसमें 9 से, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 और इसमें कर दीजिए 9 से। 5 और 9 से कर देंगे तो हो जाएगा समीकरण 25x माइनस 45y बराबर 0 0 5 दूनी 10, 25 और 26। इसका करेंगे हो जाएगा 27x माइनस 45y बराबर 0 0 और 9 6 54 और 9 त्रिक 27 और 5 32, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, सॉरी ये प्लस, ये कैंसिल, ये हो जाएगा आपका -2x इक्वल टू, तो आपका 4 ये हो गया 6400, हाँ -6400, इसलिए x बराबर 3200। अब जो आय चाहिए उसमें रख लीजिए। हमें क्या चाहिए? आय। तो आय देखिए, आपने समीकरण ये बना लिया है, ठीक है ना, तो इसमें रखा जाएगा। इस वाले में हमने अगर इससे सॉल्व किए हैं तो यहाँ रखा जाता, हमने ऐसे इसको और छोटा बना के सॉल्व किया है तो यहाँ रखा जाएगा, क्योंकि जो x का मान आया वो इस वाले से आया है, ना कि इस वाले से, ठीक ना। तो यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे 5x और 3x पर। तो 5x आपका हो जाएगा 3200 गुणे 5 और अगला हो जाएगा 3x 3200 गुणे 3, ये हो जाएगा 9600, 96,000, 9600 ही आएगा, और ये हो जाएगा 16,000। आगे चलें। अगला देखें 53।
दो व्यक्ति ए और बी की आय 2:3 के अनुपात में, उनका व्यय 4:7 के अनुपात में है। प्रत्येक व्यक्ति 4,000 बचाता है। उनकी आय में क्या अंतर है? उनकी आय में क्या अंतर है, मिटा दें। तो देखिए ये समीकरण से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और थोड़ा और सोचेंगे तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दें, आय का दिया है और व्यय का रेशियो दिया है, इनकम का और एक्सपेंडिचर का आपको दिया हुआ है 2:3 और 4:7। 2:3 का रेशियो है और यहाँ 4:7 का है, और प्रत्येक जो है वो बराबर राशि जब बचा रहे हैं, बराबर राशि ही बचा रहे हैं, दोनों प्रकार के जो पर्सन है, या दोनों पर्सन बराबर राशि बचा रहे हैं, बचत कर रहे हैं। तो अगर बराबर बचा रहे हैं तो इसको ऐसे कर लीजिए कि ये जो डिफरेंस आने लगे, ये क्या आने लगे, बराबर आने लगे। यहाँ दो का डिफरेंस यहाँ पर देखिए तो ये आय अधिक होना चाहिए, व्यय कम होना चाहिए। वैसे ही ये देखिए कम है, ये 2 है, ये 4 है। इसको किसी संख्या से, ऐसी संख्या से गुणा करिए कि फिर उसके बाद घटाने पर इसका अंतर और इसका अंतर क्या आने लगे, समान। इसलिए समान आने लगे क्योंकि इनका जो बचत है वो क्या है, बराबर है। इसलिए अनुपातिक अंतर अगर बराबर आने लगेगा उसी के बराबर कर देंगे इसको, ठीक है ना। अगर सोच पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो समीकरण बना के तो कर ही सकते हैं। आगे 2 क्वेश्चन किए हैं, इसको हम गुणा कर दें 3 से, इस वाले समीकरण को, तो कितना हो जाएगा, 6 और 9। अब देखिए 2 का अंतर इसका भी हो गया, 2 का अंतर इसका भी हो गया, ठीक ना, अंतर बराबर हो गया। तो 2 बराबर क्या कर देंगे, 4,000, इसलिए 1 बराबर 2,000। हमें क्या चाहिए, आय का डिफरेंस, अंतर यही हो जाएगा, आय का डिफरेंस चाहिए ना, तो 3 का डिफरेंस है, आय का डिफरेंस। अब ये जब गुणा कर देंगे तो यहाँ नहीं आएंगे लौट के, यहीं पर रहेंगे। ये हो गया इनका एग्जैक्ट है, ठीक ना, इसी के अनुसार आगे सॉल्व हो रहा है, तो आय इसको माना जाएगा। तो 3 बराबर हो जाएगा 2,000 गुणे 3, कितना, 6,000, ठीक है ना। अगर ऐसे नहीं का वहाँ हो सकता दिमाग में ना बने, ठीक ना, ये तब करेंगे जब क्या हो, व्यय बचत जो हो वो क्या हो, बराबर हो। बचत दोनों का ही क्या है, बराबर है। तो ये दोनों ही बराबर है, इसलिए इसका अंतर अगर बराबर आ जाएगा तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। हमने बराबर करने के लिए पहले तो 2 से गुणा किया, तो 0 का डिफरेंस आने लगा, ये 4 बनेगा अगर 2 से करेंगे तो। अगर इसमें 2 से किए होते तो ये वाला 4 बनता ना, और ये 6 बनता। यहाँ 0 का अंतर आता, यहाँ 1 का आता, -1 का आता, इसलिए हमने 3 से किया, तो 3 से किया तो 6 बना, 9 बना, फिर डिफरेंस हमने देखा तो 2-2 का आ गया, इसलिए इसी से सॉल्व कर लिया। बाकी अगर समीकरण से जैसे मेथड 1 कर रहे थे उससे आप समीकरण बनाएंगे 2x - 4y और 3x - 7y, इसके बराबर भी 4,000 और इसके बराबर भी 4,000। ये दोनों समीकरण आप सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएगा x का मान एक ही बार में कितना, 6,000। आगे चले। हाँ, यहां से जब x निकालेंगे तो 6,000 आएगा, ठीक है। यहाँ से जब x निकालेंगे तो कितना आएगा, 6,000 आएगा। सॉल्व करके देख लीजिए, यहाँ से x निकालेंगे आएगा 6,000। अरे हमें क्या चाहिए, आय का ही डिफरेंस चाहिए, x का ही तो है, तो x यहाँ से अगर 6,000 आ रहा था, यहाँ पे 6,000। आगे चले, नेक्स्ट देख। एक व्यक्ति क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक व्यय 3-4-6 के अनुपात में होता है। प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 56,000 है, तो उसकी वार्षिक आय क्या है, तो उसकी वार्षिक आय क्या है। तो 4 बराबर कितना है, 56,000 है। देखिए क्या क्या दिया है,
किराया दिया है, स्कूल फीस दिया है, और एक अनुपात और कोई घरेलू सामान, ठीक है ना। और आपको स्कूल फीस के बारे में दिया हुआ है, वह कितना फीस देता है? 56,000 फीस देता है एक माह में। एक माह में कितना फीस देता है? 56,000। आपको अनुपात दे रखा है 3, 4, 6। ये आपका है फीस, ठीक ना। ये आपका है किराया, और ये आपका है घरेलू सामान, ठीक ना। ये आपका है घरेलू सामान। आपको क्या दिया है? फीस, मासिक फीस दिया है, यानी कि 4 बराबर दिया है 56,000। एक बराबर कितना आएगा? 14,000। 14 चौके 56, ठीक है ना। 14,000। और हमें चाहिए क्या? आय, वार्षिक आय चाहिए। अभी हम ये माह में चल रहे हैं, ये किस में चल रहे हैं? माह में चल रहे हैं। तो 4 3 7 और 7 6 13 बराबर हो जाएगा 14,000 गुणे 13। ये माह का आएगा, और हमें जाना है वर्ष में। क्या दिया है? इतना मार मारेंगे दिमाग सही हो जाएगा। जब सबको जोड़ देंगे तो आय नहीं हो जाएगा। अब और जब कहीं बचत नहीं दिया है तो यही तो उसकी आय होगी, समझे बात? किराया, फीस, घरेलू सामान, और कहीं व्यय के बारे में, सॉरी बचत के बारे में दिया नहीं है। तो अगर बचत देता तो जोड़ते, कहीं बचत कुछ दिया नहीं है तो यही उसकी आय है। किराया, फीस और घरेलू सामान, इसी में उसका सारा पैसा खर्च हो जाता है। जब और अगर बचत नहीं दिया है तो इसका मतलब बचत नहीं करता है, यही उसकी आय है, ठीक है ना। हाँ, लिखा है। हाँ तो नहीं लिखा है तो लिख दिया तब तो सही है, वो तो लिखा ही है। नहीं लिखा है तो यही मान कर चलेंगे। फिर क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है तो यही मान के चलेंगे, यही उसकी क्या है? आय है। इसमें तो कंफर्म कर दिया तो और सही है। नहीं कंफर्म करेगा और कहीं भी अगर क्वेश्चन में बचत नहीं आ रहा है तो यही उसकी क्या मानेंगे? आय मानेंगे, ठीक है ना। तो आप इसका हो जाएगा 14,000 गुणे 13 और गुणे 12। कितना? 21,84,000 ना। 21,84,000, 21,84,000, ठीक है। 21,84,000। आगे चल। अच्छा लिखा भी है, मान ले वह कुछ भी नहीं बचाता है, ठीक ना। अगर नहीं, ये लाइन नहीं भी लिखी है तब भी हम यही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी बचत के बारे में नहीं दिया है तो ये मान कर चलेंगे जितना कमाता है सब खर्च हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, मुकेश, योगेश और सुरेश का वेतन 3 4 5 के अनुपात में उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25% और 20% की वृद्धि हुई थी। यदि उनके संशोधित वेतन की कुल धनराशि 28,600 है तो मुकेश का मूल वेतन क्या था? मुकेश का मूल वेतन क्या था? देखें, हमें दिया है मुकेश, योगेश और सुरेश 3 4 5, 3 4, मुकेश, सुरेश, योगेश, 3 4 5 का उनका क्या दे रखा है? वेतन का अनुपात दिया, और वेतन में वृद्धि दिया है 10%, 25% और
20%, 10%, 25% और 20%, यही दिया है ना। 10, 25 और 20 की वृद्धि। तो देखिए ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 3 का 110 हो जाएगा परसेंट, इसका हो जाएगा 4 का 125% हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 5 का 120%। सब में बटे 100 आएगा, तो सब में आएगा तो कोई मतलब तो है नहीं। तो ये उनका नया आय का अनुपात हो जाएगा। तो इसमें अगर कुछ कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा 330, ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 600, ठीक है ना। ये यहाँ 2 जीरो यहाँ और 1 जीरो, सब में से एक एक जीरो कैंसिल कर देंगे, उसके बाद नहीं कैंसिल होगा, ठीक है ना। इसको जोड़ लेंगे, 33, 50, 60, तो हो गया 143, 143 हो गया टोटल। और आपको संशोधित आय दिया है सबका, सॉरी संशोधित कुल वेतन दिया है 28,600। संशोधित वेतन की कुल राशि, तो ये है संशोधित वेतन बढ़ने के बाद। 200 कितना है, 28,600 ना, 28,600, इसलिए 1 बराबर 200 ना, 2 ही बार तो जाएगा, 1 बराबर 200। और हमें क्या चाहिए, मूल वेतन चाहिए, किसका, मुकेश का। तो मूल वेतन मुकेश का कितना है, 3 है, 3 बराबर निकालें, 200 गुणे क्या कह रहे हैं, ये गलत लिखा होगा ना। यक्स मानेंगे तो आ जाएगा। अरे यार इसमें यक्स लगा देंगे तो क्या दिक्कत होगी, यहाँ पर यक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी तो यक्स ही आएगा, 143 यक्स आएगा। तो कैसे आ जा रहा है, हाँ कहाँ यक्स से आ जा रहा है। इसमें 1 जीरो और अगर होगा, इसमें 1 जीरो और होगा, ठीक ना, गलत लिखा होगा ये, इसमें बना लीजिए, यक्स से भी यही आएगा, अभी कर दे रहे हैं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 6,000। यक्स से अगर ये लिखा है तो आप खुद देखिए कहीं जीरो रो बढ़ा लिए होंगे, यक्स से भी वही आएगा जो पहले आ रहा था, ये एक बराबर जो 200 आ रहा था। अगर आपका ये 28,600 ही लिखा है तो यक्स बराबर आपका जो आएगा वो कितना आएगा, 200 ही आएगा। चाहे 1 बराबर निकालिए चाहे यक्स बराबर है, यहाँ यक्स लगाएंगे, यहाँ यक्स लगाएंगे, यहाँ यक्स लगाएंगे, जब आगे करेंगे तब भी तो इसमें भी वही यक्स आएगा, उसमें भी, इसमें भी वही यक्स आएगा, इससे कुछ अलग हो जाएगा। एक मार खाएंगे आप, लाओ में तो देखो कहीं, अभी देख रहे हैं ना कहाँ गलत किए हैं, कहाँ परेशान है।
हाँ हाँ वो समझ रहे हैं जो आप कह रहे हैं। लीजिए देखिए इसमें भी सही है। यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं थोड़ा बटे 100 कर लेते हैं, ठीक ना। बटे 100 कर लें अगर, बटे 100 इन्होंने कर बटे 100 कर लेंगे तो इसका जब योग बनेगा तो ये आपका हो जाएगा 28,600 ना। हाँ योग करना है आगे, ठीक ना। हम लोग वहाँ काट दिए थे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा। इस बार आपका हो जाएगा 33x। जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 12 पंचे 60, यानी कि ये आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है ना। इस प्रकार से कर लीजिए, चाहे x लगाइए चाहे ना लगाइए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 143 और ये इधर जाएगा, इसमें आपका 28,600 में एक जीरो बढ़ा देगा, इसलिए एक बराबर अब आपका दिखाई पड़ेगा। आगे ऐड करना है ना, इसी वजह से हमने सीधा अनुपात बना दिया, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलो आगे चलें। कभी कभार जो हम लोग सोचते हैं वो थोड़ा कहीं मिस रहता है, बस यही है। अगला देखिए 56, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इस सब में अगर कुछ गलती हो रही तो एक आध जीरो का अंतर आता है, तो दोनों तो ऑप्शन में रहेगा नहीं, 600 और 6,000 रहेगा तो फिर समझेंगे कि कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक ना। आगे चलिए, जानवी की आयु जानवी से 4 गुना है, सॉरी जानवी की आयु जननी से 4 गुना है। अब से 10 वर्ष बाद जानवी जननी से 2 गुना बड़ी होगी। जानवी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हो जाना चाहिए ये सबका। जानवी और जननी दो लोग हैं, जानवी और जननी, ठीक ना। जानवी जननी से 4 गुना, तो ये x तो ये 4x। अब हमें कहाँ जाना है, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद आएंगे तो दोनों का क्या होगा, 10-10 वर्ष क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 10 वर्ष बाद जाएंगे, 10 वर्ष बाद जाएंगे, यानी कि आगे जा रहे हैं तो सब में दोनों में 10-10 वर्ष, दोनों की आयु में 10-10 वर्ष जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x + 10 और ये हो जाएगा x + 10। अब ये दुगना हो गया है, अब क्या हो गया है, दुगना हो गया है, ठीक है ना, दुगना हो गया है। आपका हो जाएगा 4x + 10 बराबर 2x + 20, इसलिए 2x बराबर 10x बराबर 5। हमें क्या चाहिए, जानवी की वर्तमान आयु। तो जानवी की वर्तमान आयु है 4x, यानी कि 4 × 5 20 वर्ष, ठीक ना, 20 वर्ष हो जाएगा। आगे चलें। कंफ्यूजन तो नहीं है अमित किसी को।
ध्यान दें, इसी में होगा 2 का गुणा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं करेंगे, इसमें करेंगे, जननी वाले में। जननी से 2 गुना हो जाता है इसकी आयु, तो जननी में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। कुछ लोग इसमें कर देते हैं, इसमें नहीं होगा। हाँ तो बनेगा नहीं, इसी में होगा ना। जननी से 2 गुना, तो का किसके साथ लगा है? जननी के साथ, तो जननी वाले ही आयु में तो गुणा होगा। काल अगर कंफ्यूजन हो तो क्या देख लीजिए, का देख लीजिए, का किसके साथ लगा से या का यार से लगा होगा या का लगा होगा, जननी से या का। ऊपर लगा, देखिए ऊपर वाले में जो पहली कंडीशन उसमें का लगा है। हाँ वो तो कुछ लोग नहीं समझ पाते ना, आप समझ रहे हैं कि बराबर नहीं हो पाएगा। हाँ तो जननी का माने यक्स, तो इसी में तो ये गुणा हुआ, तब 4x हुआ, नहीं समझे। अरे चलिए मान लीजिए, इसको मान लीजिए ये x है, ये y है। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए इसी में तो करेंगे 4 से गुणा। हाँ तो इसी में तो अभी भी तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, इसका x माने तो इसका 4x हो गया। जननी की आयु में है तो 4 का गुणा किए हैं। अरे भाई जननी x है तो तब इसका 4x हुआ ना, तो जननी की आयु x में तो 4 का गुणा हुआ। देखिए x y में करेंगे तो वेरिएबल ज्यादा होता जाएगा और क्वेश्चन बड़ा होता जाएगा, ठीक ना। जैसे पहले साल में करते थे 6, 7, 8 में या 9, 10 में, वैसा नहीं करना है। एक वेरिएबल माने ये जननी x है तो x का 4 गुना, तो इसका 4x हो जाएगा। अगर इसको x मान लेते तो ये x/4 हो जाता, ठीक है ना, बटे 4। आगे चले, जिसके साथ का या से लगा रहेगा उसी में गुणा होगा। नेक्स्ट देखिए, 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल उनकी वर्तमान आयु के योगफल आधी थी। यदि मुरली की आयु विजय की आयु से दुगनी है तो मुरली की वर्तमान आयु कितनी होगी? नहीं होगा, चलिए हम करते रहते हैं। मुरली और विजय, मुरली और विजय, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि मुरली की आयु विजय से दुगनी है, मुरली की आयु विजय से दुगनी है, तो विजय का मानेंगे x, तो मुरली का कितना हो जाएगा 2x, ठीक है ना। अब कह रहा 18 वर्ष पूर्व की कंडीशन दिया है, तो पहले 18 वर्ष पूर्व जाएंगे, 18 वर्ष पूर्व या पहले, पूर्व या पहले, ठीक ना, पूर्व या पहले। तो 18 वर्ष पूर्व जाएंगे यानी कि आयु घटेगी, इसका आयु -18 हो जाएगा और इसका भी आयु -18 हो जाएगा। ये 2x -18 हो जाएगा और ये x -18 हो जाएगा। पीछे जा रहे हैं, पूर्व मतलब पहले जा रहे हैं, 2025 से 18 वर्ष पहले जाएंगे तो क्या होगा आयु, आप ही की 18 वर्ष कम हो जाएगी, जिसका जितना होगा, ठीक है ना। इतना हो गया। अब इसके बाद वाली कंडीशन लगाएंगे, कह रहा है कि वर्तमान 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल वर्तमान आयु के योगफल का आधा था। तो वर्तमान आयु का योगफल क्या हो जाएगा 2x + x, यानी कि 3x का आधा कौन है 18 वर्ष पूर्व के आयु के योग के बराबर।
तो 18 वर्ष पहले के आयु का योग करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 36। ये योग हो जाएगा 3x माइनस 36 और ये योग हो जाएगा 3x। वर्तमान आयु का योग है ये 18 वर्ष पहले की आयु का योग। तो वर्तमान आयु का आधा, तो वर्तमान आयु के योग में आधा करेंगे तो 18 वर्ष पहले के आयु के योग के बराबर, इसलिए 3x बराबर 6x माइनस 72, इसलिए -3x बराबर -72, इसलिए x बराबर 24। क्या चाहिए हमें? मुरली की वर्तमान आयु है 2x। मुरली की वर्तमान आयु कितना है? 2x। तो हो जाएगा 2 गुणे 24 यानी कि 48 वर्ष। आगे चलें। कंफ्यूजन है क्या किसी को? नेक्स्ट देखिए, अट्ठावन आ जाइए। 3 बहनों की आयु निरंतर अनुपात में है। 3 बहनों की आयु निरंतर अनुपात में है। अगर दूसरी बहन की आयु 12 वर्ष है और अन्य दो की आयु में 7 वर्ष का अंतर है तो सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है? तो सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है? नहीं आएगा? अरे भाई यहाँ जान लीजिए लगातार ले लेंगे तो फिर देखिए एक का 12 है तो इसका मतलब एक 11 था, एक 13 था, तो कैसे आएगा 7 का डिफरेंस? अरे भाई एक का आयु अगर दे दिया, जैसे आपने कहा निरंतर का मतलब आप यही कह रहे हैं ना 2 3 4 या 4 5 6, यही कहना चाह रहे हैं ना? यही तो कहना चाह रहे हैं निरंतर का मतलब। तो ऐसे में एक का अगर दे देगा 12, चलिए करते हैं देखिए। हाँ 15। हाँ ठीक है ना?
क्या हुआ? क्या दिया है? 7 वर्ष ही तो दिया है। चलिए देख लेते हैं। देखें, 12 वर्ष है, मान लीजिए इसका 12 वर्ष है, तो ऑप्शन से कर लेते हैं, ठीक है ना। 12 वर्ष है तो हमें क्या दिया है? बड़ी वाली का, तो हम मान ले रहे हैं बड़ी वाली का है 18। तो इसका अगर अनुपात बनाएंगे तो कितना बनेगा? 2 3। इसके पहले 1 होना चाहिए था, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम इसका किससे भाग किए थे? 6 से ना। इसका मतलब यहाँ ये 6 रहा होगा, तो ये डिफरेंस होना चाहिए कितने का? 7 का। हो नहीं रहा है, तो 18 हुआ नहीं। इसके बाद आपका क्या है ऑप्शन में? कितना है? 16 है। 16, तो 16 है तो क्या करेंगे? 4 से 3 4, यानी किसके पहले 2, ये हो जाएगा 8। यहाँ डिफरेंस कितना हो गया? 8 का हो गया। 15 कर लेते हैं। 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा अनुपात? ये 4 5, यानी कि इसके पहले 3 रहा होगा, तो किससे गुणा किए हम लोग? 3 से ना। ये हो जाएगा 9, ठीक है। हाँ, तब भी नहीं हो रहा है। दस 12 17 करेंगे तो निरंतर अनुपात कहाँ बनेगा? निरंतर अनुपात कहाँ बन रहा है? 7 6 होना चाहिए था अंतर। 6 वर्ष का अंतर होना चाहिए, ठीक ना। 6 ही वर्ष का तो अंतर आ रहा है। चलिए, यही अभी 15 लगाइए, आगे चलें। 59, शिवाजी और प्रभु की आयु का अनुपात 11:7 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:11 होता है, तो उनकी आयु का अंतर कितना है? उनकी आयु का अंतर कितना है? क्या हुआ? 8 वर्ष। नहीं आएगा, ये तो हो जाना चाहिए सबका। कह रहा 11:7 है, अनुपात क्या है? 11:7। 11 और 7, और ये 8 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 15:11। 15:11 बराबर चल रहा अंतर, 4 का 4 का चल रहा है अनुपातिक अंतर, इसलिए 4 बराबर हो जाएगा
8 वर्ष बाद, ठीक है ना, बराबर डिफरेंस चल रहा है तो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये भी 8 वर्ष बाद है, ये भी 8 वर्ष बाद है, और अनुपातिक अंतर भी दोनों में बराबर चल रहा, तो 4 बराबर क्या कर देंगे 8, इसलिए 1 बराबर 2 वर्ष। क्या चाहिए, जो भी चाहिए निकाल लीजिए, जाओ जो जहाँ का मान चाहिए आपको। क्या चाहिए था हमें, उनकी आयु का अंतर कितना है, आयु का अंतर यानी कि 4 का अंतर, 8 ही वर्ष होगा, ठीक ना, 4 का अंतर कितना हो जाएगा 8 वर्ष। आगे चले, अरे ये अंतर की बात कर रहा हूँ, चाहे यहाँ का अंतर लीजिए चाहे यहाँ का अंतर लीजिए, एक ही होगा वो, ठीक ना, ऐसा तो है नहीं कि अगली जगह अंतर अलग हो जाएगा, नहीं है ना। कहाँ पर अरे यार, देखिए उसके बाद नहीं, पहली बात तो आप ऐसे सोचिए, जो आज आपसे 4 वर्ष बड़ा है, वह आज से 10 साल बाद, चाहे 20 साल बाद, चाहे 100 साल बाद, चाहे वो हमेशा आपसे 4 वर्ष बड़ा रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि 4 वर्ष छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चाहे यहाँ का अंतर लीजिए चाहे यहाँ का अंतर लीजिए, आयु में डिफरेंस तो उतना ही आएगा। आगे चले, साठ, कलाम और वेंकट की आयु का अनुपात क्रमशः 8-7 है, 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13-12 होगा, तो उनकी आयु के बीच का अंतर, पहले 8-7 है, अनुपात है 8-7, फिर हो जाता है 13-12, 13-12, देखिए 20 वर्ष दोनों का 20 वर्ष दिया है, 20 वर्ष 20 वर्ष बाद ना, तो यहाँ अनुपातिक रूप से बराबर चल रहा है, 5-5 का डिफरेंस चल रहा है, तो एक्स वाई से नहीं लगाएंगे, सीधा हम क्या कर लेंगे 5 बराबर 20 वर्ष, इसलिए 1 बराबर 4 वर्ष। हमें क्या चाहिए, आयु का अंतर चाहिए, एक ही का तो डिफरेंस है, 4 वर्ष आएगा। आगे चलें, 4 वर्ष, चाहे यहाँ का निकालिए चाहे यहाँ का निकालिए, 1 बराबर 4 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, 8 वर्ष कौन बोल रहा था, आगे चलिए 61 नंबर देखिए, 61 नंबर, 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी, 10 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु से आधा थी, अगर स्मॉल सी की वर्तमान आयु दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बी की वर्तमान आयु दर्शाएगा। बताइए, चलिए देखिए, तीन लोग हैं, 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी, 10 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु की आधा थी, अगर सी की वर्तमान आयु दर्शाता है, यानी कि स्मॉल सी की वर्तमान आयु दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से बी की वर्तमान आयु को कौन दर्शाएगा, ये बताना है, ठीक है ना। तो ए बी सी 3 लोग हैं, पहले हमें ए सी का रिलेशन पता है कि 10 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु से आधा थी,
तो ध्यान दें, ए है, इसमें बी है और सी है। हमें सी का वर्तमान आयु बताया है कि सी का जो वर्तमान आयु है वो स्मॉल सी है, ठीक ना। सी की वर्तमान आयु क्या है, स्मॉल सी। अब हमें ए और सी में रिलेशन दे रहा है कि 10 वर्ष पहले जाइए। कब जाइए, 10 वर्ष पहले जाइए। तो 10 वर्ष पहले जाएंगे तो घटेगा, ठीक है ना। इसका 10 वर्ष पहले आयु क्या रहा होगा, C-10। सी का 10 वर्ष पहले आयु क्या रहा होगा, C-10 रहा होगा। अब आपसे कह रहा है कि ए की 10 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु से आधा थी, यानी कि ए की आयु क्या हो जाएगा, C-10/2 हो जाएगा। कब का, 10 वर्ष पहले का, ठीक है ना, 10 वर्ष पहले का। अब हमें इस ए से आना है बी पर, और लेकिन हमें बी का और ए का रिलेशन क्या दिया है, 5 वर्ष पहले का। कब का दिया है, 5 वर्ष पहले का, ठीक है ना। हमें ए और बी का रिलेशन कब का दिया है, 5 वर्ष पहले का। तो हम ए और बी में रिलेशन कब बना पाएंगे, जब हमें ए का 5 वर्ष पहले का आयु पता हो। तो ये जो आप लिखे हुए हैं ये कब का आयु है, 10 वर्ष पहले का है, ठीक है ना। अगर हमें 5 वर्ष पहले आना है तो इससे 5 वर्ष और कम चाहिए, क्योंकि हम आगे चले गए हैं, 10 वर्ष पहले चले गए हैं। तो हमें 5 वर्ष पहले आना है तो हम पीछे आएंगे 5 वर्ष, यानी कि इससे 5 वर्ष और कम आएंगे। इससे 5 वर्ष और कम आने का मतलब जोड़ेंगे इसमें ना, ज़्यादा चले गए हैं तो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। समझ पाए हैं बात को। तो यहाँ पर अगर हम कहें हमें आना है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले आना है, तो 5 वर्ष पहले आना है सी ए की आयु तो हो जाएगा C-10/2 +5 हो जाएगा। या तो आप वर्तमान आइए, वर्तमान आएंगे तो 10 घटाना पड़ेगा, फिर उसमें 5 वर्ष फिर से आप 10 जोड़ना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर प्लस कर फिर से 5 वर्ष घटाएंगे। इससे अच्छा है कि आप आगे चले गए थे, 5 वर्ष और जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, C/2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो आएगा ये C/ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, C/2 आ जाएगा। ये हो गया ए का 5 वर्ष पहले की आयु। अब ए का 5 वर्ष पहले का आयु आ गया है, हमें क्या चाहिए, बी की आयु। बी की आयु चाहिए 5 वर्ष पहले का, तो 3 गुना है बी की आयु से। 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना है। तो ये हो गया ए की आयु, तो बी की आयु कितना हो जाएगा, C/2 × 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका, यानी कि हो जाएगा C/6। यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं ना किसी को। ये इससे 3 गुना है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ आएंगे तो 1/ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए जो है वह 3 गुना है बी से, तो 1/3 होगा ना बी पर आगे। अगर ए से बी पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी कि C/6 हो जाएगा। अब हमें आना है बी की वर्तमान आयु पर। कहाँ आना है, बी की वर्तमान आयु पर आना है, ठीक है ना। बी की वर्तमान आयु पर आना है। अब ये 5 वर्ष पहले की आयु है और बी की वर्तमान आयु पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, C/6 + 5। है कोई ऑप्शन, C/6 + 5। नहीं समझ में आया तो फिर से बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। सीधा हम वर्तमान में नहीं आ पाएंगे, हमें जैसे कहा वैसे वैसे जाएंगे वापस, ठीक है ना। कई कंडीशन दे दिया ना, इसलिए आगे जाइए फिर पीछे आइए, उसी में गुना भी लगाइए।
फिर से बताएं? देखिए, सी का आयु पता है वर्तमान में, ठीक ना। फिर सी से ए का संबंध दिया 10 वर्ष पहले का। तो हमें अगर सी इसी टर्म में हमें आंसर देना है, सी के टर्म में, ठीक है ना। तो सी के टर्म में आंसर देना है तो हमें 10 वर्ष पहले का ए से सी का संबंध दिया है, तो ये तो वर्तमान की कंडीशन है, ये आपका है वर्तमान का, ठीक है ना। प्रेजेंट में यहाँ पर है। अब आप अगर 10 वर्ष पहले जाएंगे तो ये आयु सी की आयु क्या रहेगी, C-10 रही होगी, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि 10 वर्ष पहले सी की ए की आयु क्या दिया है, 10 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु से आधी थी, ठीक ना। 10 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु की आधी। तो अगर हम ए की आयु पर अगर सी की आयु 10 वर्ष पहले C-10 है तो इसकी आयु कितना रहेगी, C-10/2 रहा होगा, ठीक ना। 10 वर्ष पहले की एक कंडीशन है। अब हमें जो दिया है, अब हमें आना है किसी तरीके से बी पर। जब तक सी को ये सी के टर्म में बी की आयु पता कर लेंगे तो हम निकाल पाएंगे। अब हमें ए से बी का रिलेशन दिया है लेकिन वो 5 वर्ष पहले का है, और ये जो हम आयु प्राप्त कर लिए हैं ये कब का है, 10 वर्ष पहले का है। तो अगर हमें ए के 5 वर्ष पहले पर आना है तो इसका मतलब हम आगे चले गए, सॉरी बैक में पीछे चले गए हैं 10 वर्ष। जैसे 2025 चल रहा है तो हम 2015 पर चले गए, हमें आना है 2020 पर। हमें कहाँ आना है, 2020 पर आना है। तो हम 2015 में हैं और अगर 2020 पर हमें आना है तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें 5 वर्ष जोड़ेंगे। ये अगर 2015 की आयु है, मान लीजिए ये 2000 कब की है, 15 की, यही स्थिति ले लेते हैं, ये 2025 की है, आपको जिससे समझ में आ जाए। तो हम यहाँ गए तो ये हो गया 2015 का, 10 वर्ष पहले। ये भी उसी अनुसार 2015 का हुआ, ये आधा हो रहा है, ठीक ना। ए की आयु सी से कितना है, हाफ है। ये हो गया 2015 का। अब हमें जाना है 5 वर्ष पहले, यानी कि 2025 वर्तमान में अगर खड़े इससे 5 वर्ष पहले जाएंगे तो कहाँ आएंगे, 2020 में आएंगे, ठीक ना। यानी कि अगर हमें 15 से 20 में आना है तो क्या करेंगे, 5 वर्ष जोड़ेंगे। इसमें हमने क्या कर दिया, 5 वर्ष जोड़ दिया। यही कहते C-10/2, इसमें क्या कर दिए, 5 वर्ष जोड़ दिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये C/2 केवल बचेगा, यहाँ गुणा हो जाएगा और बटे आपका कट जाएगा 10 से 10 और आ जाएगा C/2। अब इसी अनुसार हमें 5 वर्ष पहले का किसका मिल गया, ए का। 5 वर्ष पहले ए की आयु कितना है, C/2 है। अब हमें 5 वर्ष पहले ए और बी का रिलेशन दिया है। 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से क्या है, 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का 3 गुना। आप देखिए ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है, ठीक है ना। लेकिन हमें तो ए का पता है तो हमें ए से बी जाना है, लेकिन हमें दिया है बी से ए। तो ए से बी जाएंगे तो जो एक 3 गुना है वो क्या हो जाएगा, 1/3 गुना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका, C/2 इंटू 1/3, तो कितना हो जाएगा, C/6 हो जाएगा। हमें कहा किसका आयु मिल गया है, बी का, लेकिन ये 5 वर्ष पहले का यानी कि 2020 का है। इसको हमें कहाँ लाना है, 2025 में लाना है। ये है 2020 का, इसको लाना है 2025 में लाएंगे। तो 2025 में लाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यही तो किए थे। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप सी जो स्मॉल सी दिया है उसका कोई वैल्यू मान लीजिए, जैसे 10 वर्ष कम हो रहा है, ठीक है ना। तो 10 से बड़ा मान मानिए, जैसे आप 30 मान लीजिए, 40 मान लीजिए, 60 मान लीजिए, ऐसा कुछ मान लीजिए, उसी के अनुसार करते चले जाइए और ऑप्शन में वैल्यू रख दीजिएगा फिर लास्ट में, ठीक है ना। ऑप्शन में वैल्यू रख दीजिएगा।
चलिए उससे वो बताते, देखें अगर सी से नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लीजिए, देखिए और तरीका देख लीजिए, लिखे हैं ही, आप एक बार समझ लीजिएगा आप अपना रूम पर, ठीक है ना। ऐसे कर लीजिए, सी का मान ले रहे हैं, सी की वर्तमान आयु है 30 वर्ष, हमने मान लिया सी कितना है 30 वर्ष, तो 10 वर्ष पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष। अगर वर्तमान में सी 30 वर्ष है तो 10 वर्ष पहले 20 वर्ष, और इसका आधा है ए, यानी कि ये कितना हो जाएगा 10 वर्ष, और इसके 5 वर्ष पहले पर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 वर्ष, होगा ना। अगर 10 वर्ष पहले 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले 15 वर्ष का रहा होगा। अभी भी कंफ्यूजन है। अरे भाई 10 वर्ष पहले 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले 15 वर्ष, ठीक है, ये 15 वर्ष है। और आपसे कह रहा है कि ये इससे कितना है 3 टाइम्स है, यानी कि ये इससे कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 यानी कि 5 हो जाएगा। और हमें ये मिला है 5 वर्ष पहले का, और इसका हमें वर्तमान लाना, यानी किसका भी क्या आ जाएगा, इसका वर्तमान आ जाएगा, ये तो इसका 10 वर्ष पहले का, लेकिन बी का वर्तमान क्या आ जाएगा 10 वर्ष, बी का वर्तमान क्या आएगा 10 वर्ष। जब हम सी का कितना मान कर चल रहे हैं 30 वर्ष, अब हमने सी का मान लिया है 30, तो ऑप्शन में रख लेंगे, ऑप्शन में सी का मान रख लेंगे 30, और जिस ऑप्शन का वैल्यू कितना बन जाएगा 10, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या लिखा था C/6 + 5 हो जाएगा 30/6 + 5 हो जाएगा ना 10 वर्ष। चाहे ऐसे कर लीजिए कोई वैल्यू लेकर, लेकिन ऐसा मान मानिए कि जिससे कटे, मान लीजिए कोई 15 मान लिया, अब आगे वो कट ही नहीं रहा है तो उससे दिक्कत होगी, ठीक है ना। चाहे आप कोई वैल्यू मानकर फिर ऑप्शन में लेकिन रखना पड़ेगा बाद में। अब मुझे पता था ये ऑप्शन है, नहीं चारों ऑप्शन में रखेंगे फिर सी का मान 30, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। 62, 5 व्यक्ति ABCD और E की आयु का अनुपात निम्नानुसार है, A अनुपात E 1:2, B अनुपात C 4:3, E अनुपात B 1:2, C की आयु D की आयु का 60% और C और D की आयु का योग 120 है। सबसे कम आयु के व्यक्ति की आयु का पता लगाएं। ये करना, हाँ 15 वर्ष। चलिए देखिए, अनुपात दिया है ABCDE, 5 लोग हैं, AE का अनुपात दिया है 1:2, फिर हमें दिया है BC का 4:3, फिर एक और अनुपात कोई दिया है EB का ना, EB का दिया है, कितना दिया है 1:2, और एक हमें और मिल जाएगा CD का, C की आयु D से, D की आयु का 60%, तो C और D का हम ले लेंगे, C की आयु D से 60% है, यानी कि इसका हो जाएगा 3/5 का, ठीक है ना 3/5, और हमें दिया है C और D की आयु का योग, हमें दिया है C और D की आयु का योग, ठीक है ना। तो चाहे यहीं से निकालते चले जाइए, चाहे इसको प्रॉपर रेशियो में बदलिए, कोई वो नहीं है। C और D की आयु का योग यानी कि 8 बराबर दिया है 120 वर्ष, यानी कि 1 बराबर 15 वर्ष, ठीक ना। अब हमें C D यहाँ मिल गया है, तो हम C का निकाल चुके हैं, यानी कि C और D निकाल ही लेते हैं। C का कितना हो जाएगा 45 वर्ष, और D का हो जाएगा
75 वर्ष। ठीक है, हमें सबका निकालना ही पड़ेगा। अब सी का हमें पता है कितना है, 45 वर्ष। तो सी अगर 45 वर्ष का है तो यहाँ से हम बी का बता सकते हैं। अगर हमें सी का पता है ये 45 वर्ष का है तो हम बी का बता सकते हैं ना। 3 15 3 45 और ये हो जाएगा 60 वर्ष हो जाएगा बी का। अब बी अगर पता चला गया है तो ई बता सकते हैं। देखिए बी यहाँ पर है 2, यानी कि ये 60 वर्ष है। बी 2 बराबर 60 है, इसलिए 1 बराबर 30 हो जाएगा। 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से नहीं देखेंगे फिर इस वाले रेशियो से देखेंगे इसको, ठीक है ना। नहीं फिर या तो प्रॉपर रेशियो में बदलिए, 30 वर्ष हो जाएगा। जब हमें ई का पता चल जाएगा तो हम ए निकाल सकते हैं। अब इस 30 को यहाँ इस वाले 2 पर रखेंगे, हो गया 30 वर्ष। अगर ये 2 बराबर 30 हो गया तो 1 बराबर कितना हो गया, 15 वर्ष हो गया। तो हमें सबका पता चल गया। हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा कि सबसे छोटा। सबसे छोटा हो जाएगा ए, 15 वर्ष। एक तो तरीका है सबको प्रॉपर रेशियो में बदलिए, तो ये थोड़ा उल्टा सीधा लिखा है इसलिए प्रॉपर रेशियो में ना बदल कर क्या कर लेंगे, जब यहाँ से हमें पता चल जाएगा तो जो जहाँ मिल रहा है वहाँ ले जाकर रखते हुए सारे मान निकाल लेंगे। जैसे हमें यहाँ से सी का पता चल गया तो सी का पता चल गया तो इसमें रखे तो बी मिल गया। जब बी का पता चल गया तो इसमें रखे तो ई मिल गया। जब ई मिल गया तो इसमें रखे तो ए मिल गया। ठीक है ना, हो जाएगा अमित। हमें चाहिए सबसे छोटा, तो सबसे छोटे की आयु इसमें है ए, जो कि 15 वर्ष का है। आगे चलें, हो जाएगा ना, कंफ्यूजन नहीं किसमें कहीं। हो सकता है कोई प्रॉपर रेशियो में बदले, इसलिए नहीं बदल रहे क्योंकि ये उल्टा सीधा दिया है। ए का बी से दिया होता, बी का सी से दिया होता, सी का डी से दिया होता तो ज़्यादा आसान रहता करना, निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है जब आ जाएगा तो यहाँ रखते चलेंगे, जाएंगे तेजी से मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, चलिए। जो प्रॉपर रेशियो में बदले होंगे उनका भी यही आएगा, यानी कि सबका ए बी सी डी ई का अनुपात बनाए होंगे। ठीक, आगे चलें। हमें चाहिए अगला क्वेश्चन, देखिए लिखा हुआ है, एक छात्र ने जितने सही उत्तर प्राप्त किए उससे दुगनी गलतियां की हैं। यदि उसने 48 प्रश्नों का प्रयास किया तो उसने कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया। आसान है तो खुद कोई भी बता देगा। जितना सही करता है उससे दुगना गलतियां करता है। सही गलत लिख देते हैं। एक सही करता है तो 2 गलत करता है। प्रयास कितने का किया है, 48 का, इसलिए 1 बराबर 16। सही प्रश्न कितना किया है, 16। एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं। यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टी पर जाने के पश्चात अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रहते हैं। तो फिर ज्ञात कीजिए कि शुरुआत में कितने सचिव थे, बताइए।
बताइए अमित, नहीं आ रहा है? कोशिश करिए, आ जाएगा भाई। बहुत आसान है, प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। बस आप लोग सोच रहे हैं करें क्या कि आ जाए ना। कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हैं थोड़ा। अनुपात बना सकते हैं? अनुपात नहीं बन रहा है। वरिष्ठ अधिकारी और सचिव क्या है? वरिष्ठ अधिकारी और सचिव। कार्यालय में है वरिष्ठ अधिकारी, और सचिव। केस 1 आते हैं। ठीक है। 15 सचिव छुट्टी पर चले जाते हैं तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं, यानी कि एक सचिव 2 वरिष्ठ अधिकारी। केस 1 हो गया 2:1। ठीक है। आगे उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर जाने के पश्चात प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव, यानी कि उस समय एक वरिष्ठ अधिकारी होगा तो सचिव कितने होंगे? 5। ये हो गया केस 2। ठीक है। कंफ्यूजन किसी को नहीं ना? हाँ, ठीक है ना? बस अब अनुपात करके बना लीजिए। नहीं आएगा? अरे भाई मेरे, पहले कौन सा छुट्टी पर गए हैं? सचिव ना। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। 2x और कितना छुट्टी पर गए हैं? 15। ये हो गया टोटल संख्या। हुआ टोटल संख्या। उनको वापस ले आए, सचिव के साथ जोड़ दिए। ये हो गया वरिष्ठ अधिकारी और ये हो गए सचिव। ये हो गया कुल कार्यालय में काम करने वाले लोग। इसके बाद ये क्या हो जाएगा? x और ये 5x। इसमें कौन छुट्टी पर गए हैं? वरिष्ठ अधिकारी। कितने? 45। तो ये हो गया टोटल कर्मचारी काम करने वाले। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा कि नहीं? हाँ, माइनस में आ रहा है। -10 था। x बराबर कितना आया? तो 10 + 15 25। प्लस में लीजिए आंसर, काहे माइनस ले रहे? ठीक है। तो
10 प्लस 15 सचिव पूछा है, ये हो जाएंगे 10 प्लस 15 25। ठीक है, संख्या है तो माइनस में ना लीजिए, प्लस में ले लीजिए। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला देखें 65। इसमें लग रहा है कहीं गलती कर रहे हैं हम लोग। 64 नंबर, अगर ये x 10 मानेंगे तो ये केवल 20 होंगे ना। 20 में से 45 कैसे जाएंगे छुट्टी पर। चलिए अभी इसको करते हैं, बाद में 65 आ जाएगी। शिक्षकों और छात्रों की सहित 1280 व्यक्तियों का एक समूह एक सम्मेलन में भाग ले रहा है। यदि प्रत्येक 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक हैं तो समूह में कितने शिक्षक हैं। तो समूह में कितने शिक्षक हैं। 80। सभी लोग करें अगला क्वेश्चन। 65 नंबर आ जाएगा सबका। सबका आ गया। अमित 65 आ जाना चाहिए यार। अरे 15 1 16, 15 पर 15 छात्र पर एक शिक्षक, तो 15 शिक्षक, सॉरी 15 छात्र और एक शिक्षक, तो 15 1 16, 16 बराबर हो जाएगा 1280। इसलिए एक बराबर 1280/16, तो आपका हो जाएगा 880 आ जाएगा, एक बराबर 80। और हमें शिक्षक चाहिए, 80 शिक्षक होंगे। ठीक है ना। आइए इसको फिर से देख लीजिए, इसमें थोड़ा गलती हम लोग कर रहे थे या कर रहे हैं। देखें, इसको ऐसे मान लेते हैं, क्योंकि दोनों जगह यक्स ना मान के अलग अलग वेरिएबल मानिए। यहाँ यक्स हो गया, यहाँ यक्स हो गया। अरे पहला इसी से बना है तो यही होगा। ये y हो गया, ये 5y हो गया। ठीक है, यहाँ 2x x हो गया, यहाँ y और 5y हो गया।
पहले वरिष्ठ अधिकारी थे 2x, बाद में कितना हो गए y। कब y हुए? जब इसमें से 45 चले गए। पहले सचिव कितने थे? x। अब कितने हो गए? 5y हो गए। जब इसमें 15 आ गए, जो चले गए थे वो यहाँ पर चले गए थे, आए हुए हैं, ठीक ना। या ऐसे आप कहिए पहले थे 5y और 15 जाने के बाद x हो गया, चाहे ऐसे कहिए, एक ही बात है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 45, और ये आपका हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 5y, और चाहे इसको ऐसे सॉल्व लिखिए 5y माइनस x बराबर 15। एक समीकरण आपके पास ये है, एक समीकरण ये है, दोनों सॉल्व कर लें, ठीक है ना। कर लीजिए, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए, जो तो 2 से गुणा तो हो जाएगा, दूसरे समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10y माइनस 2x प्लस बराबर 30। ये हो गया तीसरा समीकरण। पहला और तीसरा क्या कर देंगे, जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9y बराबर 75, कटेगा ही नहीं, 15 ही गए थे ना। हाँ, वापस नहीं आए हैं क्या वो? जो गए थे वापस नहीं आए हैं? कटना चाहिए था यार। अगर वापस नहीं आए हैं तो मान लीजिए वापस अगर नहीं आए, उससे सॉल्व कर लेते, इससे नहीं आ रहा क्योंकि लिखा नहीं है। वापस नहीं आए हैं, वापस नहीं आएंगे तो समीकरण कहाँ बनेगा फिर? अगर वापस आए होते तो ऐसे तो सही था, लेकिन कट नहीं रहा है ये। अगर वापस नहीं आए हैं तो ये दोनों जगह बराबर होना चाहिए, जितना पहले सचिव उतना बाद में भी है। अगर वापस नहीं आए हैं तो जितना पहले सचिव हैं उतने ही बाद में भी होंगे, तो इस पहले वाले को 5 से क्या कर दें, गुणा कर दें, 10 हो जाएगा। 10 से 1 हो गया, कब? जब 45 थे, यानी कि 9 बराबर क्या है, 45, इसलिए 1 बराबर 5, ठीक ना। और इसलिए 5 बराबर 25, यही तब फिर होना चाहिए, 5 बराबर 25, 1 बराबर 5, तो 10 बराबर, अगर यहाँ की संख्या निकालेंगे तो 10 बराबर कितना आ जाएगा, 50, ठीक है ना। यानी कि नहीं आए हैं, नहीं आने के कॉन्सेप्ट में ही लगा लेंगे इसको, जो सचिव छुट्टी पर गए थे वो नहीं आए हैं। अगर आए होते तो जो कंडीशन बनाया गया था उससे आ जाना चाहिए था, वो भी सही था, लेकिन क्या हुआ? अरे भाई मेरे, ये वापस नहीं आए तो जितना पहले थे उतना ही रह जाएंगे ना। अरे तो ये दूसरी कंडीशन है ना, उसके बाद ये पहले का जो अनुपात है इसी से चलेगा ना, बराबर संख्या ये बराबर चलेगी ना। सचिव जितना पहले थे उतना अब भी हैं, क्योंकि 15 गए थे,
ठीक ना, तो उनसे मतलब है नहीं। तो 15 गए थे, तो जितना बाद में अनुपात है उतना पहले भी उनकी संख्या होनी चाहिए अगर वापस नहीं आए हैं तो। इसलिए यहाँ से यहाँ का क्या कर दिए हैं, बराबर। बराबर करने के लिए 5 से गुणा करेंगे तो इस अनुपात में इधर भी गुणा होगा, ये 10 हो जाएगा, 10 से 1 हो गया। जब गुणा किए तब ये बराबर चलने लगा, तो आपका यहाँ से यहाँ आने के लिए 1 हो गया, 10 से 1 हुआ, यानी कि 9 की कमी हुई और संख्या में कितना कमी हुआ, 45 का। तो 9 बराबर 45, इसलिए 1 बराबर 5। और हमें संख्या चाहिए तो हम पहले वाली संख्या निकालेंगे, तो आपका 1 बराबर 5, हमें 5 बराबर निकालना है ना। ठीक है सॉरी, हमें निकालना है 5 बराबर। 5 बराबर हो जाएगा 25। अभी एक चीज़ और देखना, हमें छुट्टी पर जाने से पहले वाली संख्या चाहिए सचिव का, और हमें ने जो निकाला है ये छुट्टी के बाद का है, ठीक ना। 5 बराबर और 15 इसमें और जुड़ जाना चाहिए, तो सचिवों की जो संख्या हो जाएगी, सचिव की संख्या हो जाएगा 25 और प्लस कितना छुट्टी पर गए थे, 15, कितना हो जाएगा 40। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, अब सही है, ठीक है ना। 15 हो जाएगा प्लस 15। तीन कंटेनरों पीले, सफ़ेद और काले में 120 कंचे रखे गए हैं। सफ़ेद और पीले कैटेगरी में संयुक्त रूप से काले कंटेनर की तुलना में दुगने कंचे हैं।